हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसका ये सेकंड चैप्टर होने वाला है और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो चलो आखिर देखते हैं आज ये चैप्टर जो है ना, आप लोगों के बहुत सारी चीजों के बारे में या जो पर्यावरण को देखने का जो नजरिया है ना, वो कहीं ना कहीं ये चैप्टर जरूर बदल देगा और समझोगे कि हाँ कोई चीज है तो क्यों है ना। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर का जो नाम है ना, उसका नाम क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो क्या हम इस चैप्टर में केवल पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे? नहीं, हम इसके अंदर बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, हम बात करेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, हम बात करेंगे ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये आपको क्या दिख रहा होगा? ये आपको दिख रहा होगा हमारी पृथ्वी, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, यानी हमारी आकाशगंगा जो है, हमारी आकाशगंगा में 8 ग्रह हैं। अब पहले 9 थे, अब 8 है, क्योंकि प्लूटो को क्या है, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। इन 8 ग्रहों में अगर देखा जाए, जीवन की ज्यादा से ज्यादा जो संभावना है वो किस ग्रह पर है? हमारे पृथ्वी पर है ना। और पृथ्वी पर आपको सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के जीवों यहां विद्यमान पाए जाते हैं। तो वही बात लिख रखी है, जैसे पृथ्वी जिसे हम मानव का निवास स्थान मानते हैं, मानव के साथ साथ ये समस्त सजीव और निर्जीव घटकों का क्या है? निवास स्थान है। सजीव मतलब जो सांस ले सकते हैं, निर्जीव मतलब जो सांस नहीं ले सकते। पहाड़, पर्वत, पठार, नदियां, झरने, ये सारे निर्जीव है ना। अब हम बात करें, देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो है ना, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है वो किस प्रकार से हुआ, ये आपको दिख रहे होंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से ये क्या कर रहे हैं, बीड़ी जो भी है सिगार पी रहे हैं, ठीक है। इनका नाम है एडविन हब्बल। क्या नाम है? एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल ने क्या किया था, ब्रह्मांड की सिद्धांत के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया, यानी बिग बैंग का सिद्धांत। इनके द्वारा ये कहा गया कि जो मैं बताता हूं वही चीज है, अर्थात इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विकास किस प्रकार से हुआ है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं जिन्होंने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी, अगर मैं बात करूं हमारे ब्रह्मांड के बारे में, तो आज से करीबन लाखों करोड़ों साल पहले हमारे ब्रह्मांड का विकास हुआ था। उस समय तो विद्यमान कोई था नहीं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सहमत है ना, वो एडविन हब्बल के तर्क के द्वारा ज्यादातर जो वैज्ञानिक है वो इनको मानते हैं। ठीक है, इन्होंने बिग बैंग का सिद्धांत कब दिया? तो 1920 में बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। जैसे देखो, बिग बैंग का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। सर्वमान्य का मतलब क्या होता है? यानी सभी लोगों ने इसे माना है ना। बिग बैंग के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड का विस्तार किस प्रकार हो रहा है, इन्होंने इसके बारे में बताया है। किसने? एडविन हब्बल ने। आप देखो ब्रह्मांड का विकास किस प्रकार हुआ, आपने किताबों में भी देखा होगा। इस तरीके से क्या बना हुआ है? डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम तो बना हुआ है लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देखो, तो इन्होंने ये कहा, मतलब बिग बैंग के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा कि हमारे जो ब्रह्मांड है ना बच्चों, वो क्या हुआ? एक छोटे से परमाणु के कण के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? एक छोटा सा परमाणु का कण था, है ना, उसके द्वारा क्या हुआ है? हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ना। इस छोटे से परमाणु के कण का आयतन तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म था, लेकिन घनत्व और ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। अब बोलोगे सर घनत्व क्या होता है, साइंस में आ गए। तो घनत्व का मतलब क्या था? कोई चीज जितनी ज्यादा सॉलिड होती है, जितनी ज्यादा मजबूत होती है, उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से हुआ क्या कि छोटे से परमाणु के कण का जो घनत्व था बहुत ज्यादा था, और इसमें क्या हुई थी, जो ऊर्जा होती थी ना, वो इस छोटे से परमाणु के कण ने क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा, देखो देखो, ज्यादा से ज्यादा इस छोटे से परमाणु के कण ने क्या किया, ज्यादा ऊर्जा क्या कर ली, अपनी इकट्ठा कर ली। और इकट्ठा करने के पश्चात इसके अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट के केवल 1 सेकंड के अंदर क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड का विकास हुआ, है ना, जिसे कहा जाता है बिग बैंग का सिद्धांत। अब कहोगे सर इतनी छोटे से परमाणु के कण से पूरे के पूरे ब्रह्मांड का विकास कैसे हो सकता है? देखो जनरली अगर देखा जाए, अगर आपने कभी देखा होगा एक गुब्बारा होगा, तो गुब्बारा लेना, कभी उसके ऊपर डॉट करके करना, ठीक है, डॉट डाल देना और उसको फुलाने की कोशिश करना, देखना जो आपका डॉट होगा उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो पूरी की पूरी जैसे ब्रह्मांड है, वो एक छोटे से परमाणु के कण में समाई हुई थी। जब इसके अंदर विस्फोट, सपोज कोई इतना छोटा सा है, तो इतना छोटा सा है, जब इसके अंदर विस्फोट हुआ तो हमारे ब्रह्मांड का विकास इस तरीके से होता गया।
और ये कहा जाता है आज भी हमारे ब्रह्मांड का जो विकास है वो होता जा रहा है, यानी विस्तार होता जा रहा है। इसीलिए इन्होंने ये शब्द यूज किया है कि ब्रह्मांड का विस्तारित सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो लगातार होता जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बात करूं, आज से जो बिग बैंग का जो सिद्धांत हुआ था या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से करीबन 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। 13.7 अरब वर्ष पहले टेम्परेचर जो था वो 4500 केल्विन क्या हो गया था, घट गया था। तो वही सारी बातें मैंने इसके अंदर लिखी है। जैसे आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वो समस्त पदार्थ क्या थे, एक काम की यानी एक छोटे से परमाणु के कण के समान थे, है ना, जिसका आयतन क्या था, बहुत ज्यादा सूक्ष्म था। सूक्ष्म मतलब क्या था, छोटा था, लेकिन क्या था, घनत्व बहुत ही ज्यादा था, है ना, उसका जो घनत्व था वो बहुत ज्यादा था। देख रहे आप लोगों को, देखो इस तरीके से छोटा सा परमाणु का कण था, जब ये विस्फोट हुआ तो विस्फोट के बाद क्या हुआ, ये फैल गया, दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये लगातार फैलता जा रहा है हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, इसके साथ साथ फिर क्या हुआ, इसके बाद, ठीक है ना, तीसरी अवस्था में क्या हुआ, यानी बिग बैंग से ये लगभग कितना 3 लाख वर्ष के दौरान हुआ था, और उस समय तापमान 4500 केल्विन तक क्या हो गया था, कम हो गया था, और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ था। छोटे छोटे बहुत सारे परमाणु के कणों का निर्माण हुआ था, और इस तरीके से हमारे क्या हुआ था, ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। अब ये तो समझ में आ गया कि आखिर ब्रह्मांड जो है हमारा वो किस प्रकार से बना। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में जितने भी आकाश गंगाएं हैं, जितने भी मिल्की वे हैं, है ना, जिसे दुग्ध मेखला कहा जाता है, उसका निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, है ना, उसके बारे में समझेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्रहों का निर्माण। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया वो जो परमाणु के कण था, जब उसके अंदर विस्फोट हुआ होगा तो बहुत छोटे छोटे कण भी हुए होंगे उसके अंदर, और बहुत सारी गैसें भी निकली होंगी उसके अंदर, बहुत सारी क्या होंगी, गैसें। देखो इस टाइप से था, है ना, जब ये विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद देखो बहुत सारी, ये देखो सारी की सारी प्योर एनर्जी है, ये जो आपको जितने डॉट दिख रहे हैं प्योर क्या है, एनर्जी है। अब इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में क्या हो गया, इस प्रकार से बादलों का क्या हुआ, निर्माण होता गया। जब इन बादलों का क्या हुआ, जब निर्माण हो गया तो निर्माण के पश्चात क्या हुआ, सबसे पहले अब यहां तो क्या कर रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे, देखो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, हमारे क्रोड का निर्माण हुआ। क्रोड का निर्माण कैसे हुआ कि देखो जिस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स थे यानी प्योर एनर्जी थी, गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण क्या हुआ, ये सारे के सारे एक जगह क्या हो गए, केंद्रित होने लग गए, यानी जितने भी गैस थी और धूल कण था ये सभी क्या होने लग गए, एक जगह क्या हो गए, इकट्ठा होने लग गए, और इस तरीके से किसका निर्माण हुआ, हमारे क्रोड का निर्माण हुआ। ठीक है ना, सबसे जिसमें दे रखा है, देखो इसमें लिख रखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ था, जिसके चारों ओर गैस और धूलकण के चक्कर लगाती हुई एक तस्तरी क्या हुई थी, विकसित हो गई थी। इस प्रकार की तस्तरी विकसित हो गई थी, है ना। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब ग्रहों के बारे में बताऊंगा, तो हमारे जैसे हमारे मिल्की वे यानी हमारी आकाश गंगा में 8 ग्रह हैं, 8 में से 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका निर्माण ठोस चट्टानों से हुआ है, और कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका निर्माण गैसों से हुआ है। तो हमें यही पता चल गया कि आरंभ में क्या था, गैस और धूलकण का क्या हुआ था, बादल बना था, है ना। आगे बताऊंगा, इसी को ही क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, दूसरी इसकी अवस्था, दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जितने भी गैसीय बादल के संघनन होना शुरू हो गया था। संघनन का मतलब हो गया एक जगह इकट्ठा क्या होना था, शुरू हो गया था। जितने भी गैसें थी वो एक जगह इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी, जिससे क्या हुआ, हमारे क्रोड का निर्माण हुआ। इसका नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके अंदर आपके क्रोड के बारे में बताऊंगा, है ना। तो क्रोड के आसपास का पदार्थ छोटे छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में क्या हुआ, विकसित हो गया, जिन्हें ग्रहणु कहते हैं। यानी इस तरीके से क्या हुआ, छोटे छोटे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। इतने बहुत ज्यादा बड़े ग्रहों का नहीं, बल्कि छोटे छोटे क्या हुआ था, ग्रहों का निर्माण हुआ, और इन्हीं छोटे छोटे मतलब ग्रहों को क्या कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं। और जब ये सारे के सारे जब मिल गए तो एक क्या हुआ, बड़े ग्रह का निर्माण हुआ था। इसी प्रकार से हमारे आकाश गंगा में यानी हमारे अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में बहुत सारे के सारे क्या है, आपके ग्रह है ना। तीसरी अवस्था में जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सारे के सारे जो ग्रहणु है, छोटे छोटे जो ग्रह हैं, ये आपस में जुड़ने लग गए और एक बड़े पिंड का रूप धारण कर लिया, और यह ग्रह निर्माण की जो है तीसरी और अंतिम अवस्था थी। इस तरीके से ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे ये ग्रह जो थे, है ना, ये ग्रहणु जो थे वो आपस में जुड़कर एक बड़ा सा ग्रह का रूप ले लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं थी, जो तीनों अवस्थाएं मैंने आप लोगों को बता दी है।
ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सौर मंडल के बारे में, ठीक है ना, कि हमारा जो सौर मंडल, अब ये मत समझना केवल हमारा है तो क्या हमारी अंतरिक्ष में और क्या है ही नहीं सौर मंडल, नहीं, ऐसे बहुत सारे क्या है सौर मंडल है। जैसे हमारा सौर मंडल में सबसे हमारा तारा कौन सा, सबसे बड़ा तारा, ये हमारा सूर्य है, ठीक है ना। सूर्य क्या है, एक तारा है। अब बोलोगे सर तारा क्यों है, ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि देखो तारा उसे कहा जाता है जिसका खुद की ऊष्मा होती है। ऊष्मा मतलब जो रोशनी उत्पन्न कर सकता है या जो खुद चमक सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। और जो खुद की रोशनी नहीं उत्पन्न कर सकते, जिनका कोई सौर विकिरण नहीं होता है, उन्हें तारे नहीं कहा जाता बल्कि उन्हें ग्रह कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, आज अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी तो अंतरिक्ष में दिखाई ही नहीं देगी, है ना। सूर्य के कारण क्या होते हैं, हमारी पृथ्वी दिखाई देती है। तो इस तरीके से देखो कौन कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है, बुध है, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, जब बुध है तो बुध क्या करेगा, सूर्य की जो परिक्रमा है बहुत कम समय में करेगा। दूसरे नंबर पे आता है शुक्र, ठीक है ना। शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, या इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा कहा जाता है। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, शुक्र पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसे भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, है ना, या अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका पृथ्वी, है ना। हमारी जो है पृथ्वी, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन की संभावनाएं ज्यादा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे सर शुक्र पे नहीं है, जरूर शुक्र पे भी है जीवन की संभावना, मंगल ग्रह पे भी है, लेकिन ज्यादातर जो संभावना है वो किस पर है, पृथ्वी पर है ना। तो इसीलिए पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है मंगल के बाद। अब आपको ये जितने भी ग्रह दिख रहे होंगे, इन 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है या इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पार्थिव? क्योंकि इन चारों ग्रहों का निर्माण क्या हुआ है, ठोस चट्टानों से हुआ है। दूसरा, इन चारों ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं सबसे ज्यादा है ना। ये सूर्य के प्रभाव से क्या है, थोड़ा पास है ये, है ना। और ये ठोस चट्टानों से बना हुआ है, जीवन की संभावना ज्यादा है। तापमान जो है वो यहाँ न्यूनतम होता है। और ये जो 4 ग्रह आपको दिख रहे होंगे, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं या जोवियन ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, गैसों से बने हुए। पहले ये बाह्य ग्रह हैं, गैसों से बने हुए हैं। इसके साथ साथ इन सभी पर जीवन की संभावना नहीं है। हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति है। कहा जाता है कि लाखों सूर्य या लाखों पृथ्वी इसमें समा जाए तो भी इसका क्षेत्रफल नहीं ले सकता, ठीक है ना। फिर शनि है, और अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसे अरुण जो ग्रह है उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की क्या है बच्चों, हमारी आकाश गंगा है ना। ये आपको दिख रहा होगा सोलर में, मैंने आपको बताया, देखो इस तरीके से ये वाले जो है, ठीक है, ये जो 4 ग्रह होते हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और यहाँ बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रहणु होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र पट्टी कहते हैं। बहुत छोटे छोटे ग्रह हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, कई बार उन्हें क्षुद्र पट्टी कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बेल्ट की तरह काम करता है, लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे ही उल्का पिंड कई बार हमारी यहां से, यानी इसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो बल है, उसको तोड़ते हुए हमारे कहां आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है। और अगर यह हमारे वायुमंडल में आ गया तो ये बहुत तीव्र गति से आएगा, बहुत ही तीव्र गति से। हो सकता है कि हमारा वायुमंडल इसे अंतरिक्ष में ही लिपटा दे पूरा। अगर नहीं लिपटा पाता और अगर पृथ्वी तक आ गया तो ये बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। इसी के कारण जोरासिक एज के जितने भी डायनासोर्स थे वो सारे के सारे विलुप्त हो गए थे, क्योंकि इतना भारी ये टकराव था कि जिसके कारण पृथ्वी पर जितने भी प्रदूषण था ना, उसकी मात्रा बढ़ गई थी, सांस लेने की दिक्कत हो गई थी, सारे जीव जंतु मारे गए थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में तो ये तो आपका वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है।